बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक और आज के हमारा विचारक है स्वामी दयानंद सरस्वती। मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती के हम आज प्रारंभ करते हैं राजनीतिक विचारों से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यवस्थित रीति से राजनीतिक विचारों का तो प्रतिपादन नहीं किया है, वस्तुतः उन्होंने मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण संचालन के लिए एक समग्र आचार संहिता प्रस्तुत की और उसी के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रणाली के सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक पक्षों पर प्रकाश डाला। तो उन्होंने जितने भी विचार व्यक्त किए उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह किया। उन्होंने घोषित किया कि व्यक्ति को आत्म उन्नति के प्रयत्न के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी प्रयत्न कर पाएगा। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन व व्यक्ति की स्वतंत्रता में समाज अथवा राज्य के हस्तक्षेप का निषेध करते हुए भी दयानंद जो है व्यक्ति की स्वच्छंदता का समर्थन नहीं करते। ऐसी बात नहीं है कि कोई नियंत्रण ही नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तो कुछ सकारात्मक नियंत्रण भी होने चाहिए। उन्होंने व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार किया। दूसरा बिंदु आता है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का अर्थ होता है कि राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। उनके अनुसार राज्य एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में है। तो उन्होंने लोक कल्याणकारी सिद्धांत का, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। उन्होंने राज्य के अनिवार्य कार्यों में पिता के समान प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि की उन्नति के माध्यम से प्रजा की आर्थिक उन्नति, समृद्धि, आंतरिक और बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करने के माध्यम से उसके नैतिक कल्याण को सम्मिलित किया है। तो ये थे उनके दयानंद के विचार जो हम पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विचार और राज्य के लोक कल्याण स्वरूप का प्रतिपादन। तीसरा उनका विचार बिंदु आता है राजा के देवत्व का निषेध तथा राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल। दयानंद ने ये नहीं माना है कि राजा जो है वो ईश्वर का अंश है, वो उसे ईश्वर ने बनाया है, ऐसा उन्होंने नहीं स्वीकार किया है। दयानंद तो राजकीय शक्ति किसी एक राजा या शासक में निहित किए जाने के भी विरोधी थे। राजकीय शक्ति के अनिवार्य संस्थागत स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक मनुष्य को कभी भी राजा नहीं माना जा सकता। उनके मत में क्या है कि राजनीतिक शक्ति वस्तुतः 3 प्रकार की सभाओं, राज्यसभा, विद्यासभा तथा धर्म सभा में निहित होती है और तीनों सभाओं की परिकल्पना दयानंद ने शासन की 3 निकायों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के रूप में की है। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, वैसे ही उन्होंने 3 प्रकार की सभा, राज्यसभा, विद्यासभा तथा धर्म सभा का उल्लेख किया है। शासन के कार्यों में प्रजा की सहमति को दयानंद ने महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की सम्मति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी राजतंत्र का उन्होंने विरोध किया। अब आते हैं उनके विधि का शासन संबंधी विचार। दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक और प्रजा दोनों को ही विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों के अधीन रहना चाहिए। यानी न राजा बड़ा है न प्रजा बड़ी है, बड़ा कौन है? विधि यानी कानून बड़ा है। धर्म को राजकीय शक्ति के प्रयोग का मापदंड मानते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि राजकीय शक्ति के मूल में धर्म का नैतिक बल और भौतिक शक्ति का संयोग होना चाहिए। तो उन्होंने शासक व राजकीय कर्मचारियों को परामर्श दिया कि वे शक्तियों का दुरुपयोग न करें और सदैव धर्म, न्याय और विधि के आदेशों से बंधे रहे। तो विधि का शासन उन्हें पसंद था, इसकी ही उन्होंने वकालत की है। एक विचार उनके आते हैं प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था। दयानंद ने शासन के संगठन को विकेंद्रीकृत किए जाने पर बल दिया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम को माना जाना चाहिए और उन्होंने राज्य को ग्रामों के एक संघ के रूप में संगठित किए जाने का परामर्श दिया।
तो वो प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था के पक्षधर थे, केंद्रीकरण का उन्होंने विरोध किया है। अगला बिंदु आता है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। दयानंद ने स्वीकार किया कि शासक और शासन के व्यापक दायित्वों की पूर्ति के लिए शासन के प्रत्येक स्तर पर सुयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनके कार्यों, शक्तियों और दायित्वों का भली भांति परिभाषित कर दिया जाना चाहिए कि किसके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं। दयानंद का मत है कि कानून व्यवस्था के निर्वाह प्रजा के पालन के लिए विभिन्न गतिविधियों की संपन्न करने तथा प्रजा की सुरक्षा तथा न्याय के प्रशासन अधिकारियों को संपन्न करने के लिए समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि प्रशासन अच्छे ढंग से चलाया जा सके। उन्होंने प्रशासकीय पदाधिकारियों की योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, आलस्य रहित निष्ठा और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया है। इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों को ही क्या है प्रशासनिक व्यवस्था में लगाया जाए। अगला विचार बिंदु आता है न्याय व दंड। हम दयानंद के राजनीतिक विचार पढ़ रहे हैं, उसमें है न्याय व दंड। दयानंद ने न्याय को राज्य के दायित्वों में महत्वपूर्ण माना है। दयानंद ने स्पष्ट किया है कि सज्जनों की सुरक्षा व दुष्टों के दमन के राज्य की दांडिक शक्ति के अनुचित प्रयोग के द्वारा ही शासन सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होता है। यानी सज्जनों की सुरक्षा की जाए और दुष्ट जनों का दमन किया जाए। दयानंद ने राज्य की न्यायिक शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इसी तरह से टैक्स के बारे में, कर व्यवस्था के बारे में दयानंद ने विचार दिए हैं। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में मनुस्मृति में व्यक्ति विचारों का सामान्यतः समर्थन किया है। दयानंद ने प्रतिपादित किया है कि कर लगाते समय, टैक्स लगाते समय शासक को प्रजा के हितों को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए और प्रजा पर अधिक मात्रा में और अनावश्यक करों का आरोपण भी नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, असंतोष होगा, विद्रोह होगा। अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में भी विचार व्यक्त किए दयानंद ने। राज्य की सुरक्षा को दयानंद सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने राज्य की सुदृढ़ता पर भी विशेष बल दिया है और कहा है कि संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना भी उन्होंने की है। उन्होंने शासन से राज्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की अपेक्षा की। साथ ही शासक को परामर्श भी दिया कि उसे अन्य राज्यों से ऐसे सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए जिससे कि यथासंभव संघर्षों से, युद्धों से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने शासन से अपेक्षा की है कि वह सुदृढ़ दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का संगठन करे ताकि उसे राज्यों की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान होता रहे कि दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं और प्राप्त सूचनाओं के अनुरूप वह अपनी नीतियों को अधिक व्यवहारिक, कार्यसाधक व तर्क संगत बना सकता है। तो ये थे स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचार जो हमने विभिन्न बिंदुओं के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। राजनीतिक विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन, राजा के देवत्व का निषेध तथा राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल। इसी प्रकार से विधि का शासन का समर्थन किया है, प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन किया है, सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह किया है, न्याय व दंड के बारे में भी अपने विचार रखे हैं, कार्य व्यवस्था और अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में भी विचार व्यक्त किए हैं। अब हम पढ़ते हैं दयानंद के शिक्षा संबंधी विचार। दयानंद ने समुन्नत राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के महत्व को भली भांति समझा है कि यदि राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो सबका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उनका मत था कि शिक्षा के समुचित प्रचार प्रसार के द्वारा ही सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में विद्यमान अंधविश्वासों और रूढ़ियों का उन्मूलन करके एक जागरूक समाज और समुन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए उनको पढ़ाई की वैल्यू बहुत पता थी, बहुत वो उसका मूल्य जानते थे। दयानंद की शिक्षा संबंधी विचारों को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला बिंदु आता है शिक्षा का प्रयोजन। शिक्षा का प्रयोजन दयानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान, गरिमा, धर्मनिष्ठा, जितेंद्रियता आदि गुणों का संयोग हो और अज्ञान आदि दोषों का निराकरण हो जाए। व्यक्ति को समझ में आ जाए कि क्या है उचित और क्या है अनुचित। उन्होंने ये मत भी व्यक्त किया है कि व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही जीवन में उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होता है और अपने कर्तव्यों को समुचित निर्धारण कर पाता है। तो उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है।
दूसरा बिंदु है शूद्रों व स्त्रियों सहित सभी को शिक्षा का अधिकार। दयानंद सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार दिए जाने पर बल देते हैं। उन्होंने कहा है कि शूद्रों व स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने सभी को शिक्षा देने का कहा है। शिक्षा की अनिवार्यता की बात भी की है दयानंद ने बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है। उनका मत था कि राज्य को शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, यानी सभी को पढ़ना होगा, चाहे स्त्री पुरुष बालक बालिका कोई भी हो। इसी तरह से उन्होंने गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया है। शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में हम सभी जानते हैं गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, तो दयानंद उसी प्रणाली को पुनर्जीवित करने के पक्ष में थे, जहाँ विद्यार्थी क्या है गुरु के समीप रह करके उसके गुरुकुल में ही अध्ययन करता है, गुरु अध्यापन करता है। तो ये गुरुकुल प्रणाली का उन्होंने समर्थन किया है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि यदि बालक मुक्त रहेगा सामाजिक विकृतियों से, सामाजिक जीवन से, दुष्प्रभाव से मुक्त रह करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेगा और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकेगा। एक दयानंद ने सहज शिक्षा का विरोध किया है, को एजुकेशन का विरोध किया है। उनका मानना था कि हालांकि बालक और बालिकाओं के मध्य परिवरिश में पालन पोषण में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सहज शिक्षा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थान होने चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने शिक्षकों की सच्चरित्रता व सुयोग्यता पर बल दिया है। दयानंद का मानना था कि जो पढ़ाने वाले गुरुजन हैं उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका आचरण पवित्र होना चाहिए, उनका जो चरित्र है वो कलंकित नहीं होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। अच्छे आचरण वाले जो गुरु होंगे वही शिष्यों का अच्छी तरह से कल्याण कर सकते हैं। यदि गुरु का आचरण ही भ्रष्ट होगा तो फिर शिष्य किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करेंगे या कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो शिक्षकों की सच्चरित्रता व सुयोग्यता पर बल दिया है, ये बहुत आवश्यक है। आज के समय हम देखते हैं कई ऐसे समाचार मिलते हैं पत्र पत्रिकाओं और टीवी और मीडिया के माध्यम से कि शिक्षक जो है वो छात्राओं से अश्लील व्यवहार करते हुए पाया गया, या किसी प्रकार से छात्र छात्राओं को किसी और तरीके से यौन उत्पीड़न या किसी प्रकार से उनको हरेसमेंट कर रहा है, या किसी छात्रा को लेकर के वो कहीं भाग गया है। जो भी कुछ इस तरह के समाचार मिलते हैं उनको देखते हुए दयानंद ने बहुत दूर की बात सोच करके ये उन्होंने समर्थन किया कि शिक्षकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए और वो सुयोग्य होने चाहिए। 7वां बिंदु आता है पाठ्यक्रम की व्यापकता। दयानंद शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहते थे, इसलिए वो पाठ्यक्रम की समग्रता और व्यापकता चाहते थे। उनके अनुसार विद्यार्थियों को वेदों, अन्य शास्त्रों, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ विद्या, सामाजिक विषयों आदि का अध्यापन किया जाना चाहिए, ताकि उनका व्यक्तित्व जो है सर्वांगीण रूप से बहुत अच्छा बन जाए, उनको सभी विषयों की जानकारी हो जाए। तो ये थे दयानंद के शिक्षा संबंधी विचार, जिसमें हमने देखे शिक्षा का प्रयोजन, शूद्रों व स्त्रियों सहित सभी को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की अनिवार्यता, गुरुकुल प्रणाली का समर्थन, सहज शिक्षा का विरोध, शिक्षकों की सच्चरित्रता व सुयोग्यता पर बल और पाठ्यक्रम की व्यापकता। तो इस तरह से आज हमने दयानंद के विभिन्न विचारों को पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।